नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज देश देशांतर में चर्चा का विषय है सबको घर, लक्ष्य और चुनौतियां। सभी देशवासियों के अपने घर का सपना पूरा हो, इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक सभी को घर देने का वादा किया। ये योजना पूरे मिशन मोड में चल रही है। सरकार लोगों को सस्ते घर बनवाकर भी दे रही है और सस्ते ब्याज पर लोन देकर घर खरीदने में भी लोगों की मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना की रफ्तार देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये योजना अपने तय समय से भी पहले पूरा हो जाएगी। इसी कड़ी में सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1 करोड़वें घर के लक्ष्य को मंजूरी मिल गई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1 करोड़ घर के निर्माण का लक्ष्य समय सीमा से 2 साल पहले, जी हां 2 साल पहले ही 2020 के आखिर तक हासिल कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई और इस योजना के जरिए 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास देने का लक्ष्य रखा गया। तो आज देश देशांतर में जानने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के सफर को, साथ ही ये भी जानेंगे कि अब इससे आगे की राह में कितनी चुनौतियां हैं। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ प्रशांत कुमार साहब जुड़ रहे हैं, विशेष सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार। स्वागत प्रशांत जी आपका। अमृत अभिजात भी चर्चा में जुड़ रहे हैं, संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक हाउसिंग फॉर ऑल, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से भारत सरकार से। और कुसुम लता जी जुड़ रही हैं, एसोसिएट प्रोफेसर अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग। मैम स्वागत आपका भी। सबसे पहले अभिजात जी शुरुआत आप ही से करते हैं। सर, सबको एक सपना दिखाया सरकार की तरफ से कि देखिए आपको घर मिलेंगे, उस सपने को पूरा होते आप कैसे देख रहे हैं? आज तो अचीव भी किया है आपने। आज आपने एक बहुत महत्वपूर्ण दिन पे हमें यहाँ बुलाया है, क्योंकि आज की तारीख में ही हम लोगों ने 1 करोड़ का जो एक माइलस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लक्ष्य हमारा 1 करोड़ 12 लाख इस वक्त है। ये हाउसिंग फॉर ऑल है तो ये चेंज भी कर सकता है, परंतु 1 करोड़ 12 लाख के सापेक्ष आज हम लोगों ने 1 करोड़ का लक्ष्य को प्राप्त किया, माइलस्टोन को क्रॉस किया और उससे ज़्यादा भी निकल आए। और इसको प्राप्त करने में जो हम लोग का 4 साल का जो सफ़र रहा है वो बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग और बेहद सुखद रहा है, क्योंकि जो हम लोगों ने परिवर्तन देखे हैं, जिसमें 60 लाख घर इस वक्त बन रहे हैं और 32 लाख घर हम लोग ऑलरेडी हैंडओवर करके डिलीवर कर चुके हैं लोगों को, जो उनके सपनों को साकार होते हुए हम लोगों ने देखा है, जो उनकी खुशियों को महसूस किया है, और उसके माध्यम से जो इकॉनमी में जो चेंजेस आए हैं, उन परिवारों में जो चेंजेस आए हैं, ये हम लोग को एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन के रूप में वर्क करता है। और निश्चित रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक हम लोग को दूरदर्शिता दिखाई थी और जो एक चैलेंज दिया था और जो एक मैंडेट दिया जिसके माध्यम से हम लोग इसको कर पाए, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन कहा जाएगा। प्रशांत जी, बात तब तक अधूरी हो जाएगी जब तक हम ग्रामीण स्तर का जिक्र नहीं करेंगे। सर, वहां पे कौन सा टारगेट सेट किया और उस टारगेट तक पहुंचने के लिए किस तरह की कोशिश है, कौन सा मैकेनिज्म है जिसको फॉलो कर रहे हैं आप लोग? 20 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण कंपोनेंट का माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था आगरा से जी। और लक्ष्य निर्धारित किया गया है सबके लिए आवास का 2.95 करोड़ आवासों का निर्माण। और इस लक्ष्य को 2 फेजेस में बांटा गया। जो फर्स्ट फेज था वह 2016 से लेकर 2019 का है, जिसमें 1 करोड़ आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। और दूसरे फेज में 1.95 करोड़ आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो प्रथम फेज में 1 करोड़ आवासों के विरुद्ध अभी तक लगभग 90 लाख आवासों का निर्माण हो चुका है, और ये निर्माण कार्य जो हितग्राही है, हमारा बेनिफिशरी है, वह स्वयं करता है। जो फेज़ 2 है उसमें पहले वर्ष के लिए 60 लाख आवासों का निर्माण, अगले वर्ष के लिए 75 लाख और उसके अगले वर्ष के लिए 70 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। मैम भी हमारे साथ। तो मैम, अक्सर हमने जब योजनाओं के बारे में सुना है, पढ़ा, तो हमने यही सुना है कि कागजों में योजनाएं बनती हैं, सिमट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, एसी ऑफिसेज में बैठ के लोग मंथन करते हैं, विचार विमर्श होता है और वो कॉफी टेबल तक खत्म हो जाता है। लेकिन इस बार देश दूसरे तरह की योजनाएं देख रहा है, जो सिर्फ ना गढ़ी गई हैं, बनाई गई हैं, बल्कि उनको पूरा किया जा रहा है और टारगेट से पहले पूरा करने की बात भी की जा रही है। ये शुभ लक्षण है मैम? जी बिल्कुल, मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ। जो अभी सचिव जी ने इन्होंने कहा और सर ने भी कहा कि टारगेट से पहले अचीव हो रहा है, तो ये रियली सच में शुभ संकेत है कि टारगेट से पहले अचीवमेंट हो रही है, बनने की हो जा रही है, बट
किस दूरी तक हम उनको दे पाएंगे बेनिफिशरी को, वो कब तक ऑक्यूपाई कर पाएंगे, ये चीज़ शायद इट में क्रॉस 2022, वो शायद 2022 को क्रॉस करे, जब तक वो सारे ऑक्यूपाई हो जाए। जैसी रेट से लग रहा है, जैसे आपने बताया सर ने कि अर्बन में आपके बन गए हैं 60 लाख बन चुके हैं या बन रहे हैं और उसमें से अभी 32 लाख ही डिलीवर ऑक्यूपाई हो पाए, 50% है ना। तो उस स्पीड से जैसे लगता है बन तो जाएंगे, बन सब कंस्ट्रक्शन शायद हो जाए 2022 तक, मगर ऑक्यूपाई कितने हो पाते हैं इस चीज़ के लिए इन्हें चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। तो अमृत जी, फिर वो कौन सा मैकेनिज्म होगा जो सैंक्शन होने से लेके धरातल पे उतरने तक के बीच का होगा? क्योंकि जैसे कुसुम मैम भी कह रही हैं कि देखिए दोनों चीजें अलग अलग हैं, हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। क्या सर प्लान बी भी तैयार है कोई? बहुत ही अहम मसले पे मैडम ने अपनी बात रखी है। देखिए, इंटरेस्टिंग ये है कि ये टारगेट जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसका संकल्प लिया और बताया कि हमें इतने घर बनाने हैं और इसके बाद स्टेट ने वैलिडेट किया, तो अच्छी बात उसमें ये थी कि इसे 2022 तक पूरा करना था। ये कभी नहीं कहा गया था कि 2022 से पहले आप कर ले। ये तो स्टेट गवर्नमेंट्स की रुचि, बेनिफिशियरीज का जो इसमें रुझान है, जिस तेजी से वो काम कर रहे हैं, ये उसके वजह से आज हम इसको कर पा रहे हैं। और स्टेट गवर्नमेंट में जो ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म जो हम लोगों ने सरलीकरण किया पूरे प्रस्ताव को लेने का, सैंक्शनिंग हर महीने करने का, जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है टोटली इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, उसको डिजिटल, एक एक घर के जियो टैगिंग मैकेनिज्म्स लगाए, किस वक्त कहाँ पे किस्त गया है उसकी डीबीटी मैकेनिज्म से ट्रैकिंग कर रहे हैं, पूरा MPR। और ये हम और आप नहीं, ये हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक हमारे वेबसाइट पे जाके दूसरे के घरों को, प्रोग्रेस को देख सकता है। तो जैसा मैडम ने फरमाया कि अभी 32 लाख हमारे घर बन चुके हैं, 60 बन रहे हैं। तो शहरी में जो हमारे घर बनते हैं उसमें एक चीज़ ये होती है कि प्रगति अचानक से भी कई केसेस में बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि जैसे ग्रामीण विकास में लोग अलग अलग घर बना रहे हैं तो उनकी प्रगति सब साथ में भी चल सकती है। AHP का क्या होता है, 30,000 घर का प्रोजेक्ट है एक जगह, वो 7 शुरू हुआ, 18वें महीने में अचानक 30,000 बढ़ गया आपका। तो AHP के ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे कई हैं जो साथ साथ कंप्लीट हो रहे हैं और बेनिफिशियरी लिंक जो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बहुत तेजी आ रहा है। योजना इसलिए भी समय से पहले खत्म हुआ क्योंकि BLC जो बेनिफिशियरी लिंक कंपोनेंट होता है उसमें करीब 58 से 60% लोग ने रुचि दिखाई है, करीब 25 से 30% इसमें है। CLSS में बने बनाए मकान है। हम लोग आश्वस्त ही नहीं है, परंतु उस दिशा में वर्क भी कर रहे हैं कि 2022 से पहले इसको पूरा करना है। और सिर्फ यही नहीं जो अब तक लिया है, जो और भी आएंगे उनको भी पूरा कराएंगे। इसके लिए पूरा मैकेनिज्म, फंडिंग, विल, सब कुछ है और राज्य सरकार, यूनियन टेरिटरीज का पूरा साथ है। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर कमिटमेंट एंड द मैकेनिज्म्स, जिस माध्यम से हम लोग इसको कर रहे हैं, व्यवस्था जो बनाया है, कि निश्चित रूप से उसको हम अचीव करेंगे और लोगों को डिलीवरी भी देंगे। प्रशांत जी, असल में केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना जो बिना राज्य सरकारों के, बिना राज्यों के सामंजस्य के बिना पूरी नहीं हो सकती। सर कितना इंपॉर्टेंट है असल में दोनों के बीच का तालमेल, आप क्या मानते हैं सर? देखिए, बिना दोनों के तालमेल के कोई भी योजना जमीन पे नहीं आ सकती है। और जो हमारा फ्लो ऑफ फंड्स है और जो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में, ये राज्य सरकारों पर ही निर्भर है। ओवरऑल फ्रेमवर्क भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, 60-40 का रेशियो है, तो राज्य सरकारों का भी बराबर का तो नहीं, लेकिन फॉर 60-40 का तो कंट्रीब्यूशन है ही। इसीलिए और किसी भी योजना की सफलता बिना उनके सहयोग के नहीं हो सकती। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ये एक नायाब उदाहरण है, जब हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को ज़मीन पे उतारने की कोशिश कर रहे हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो इसमें योगदान है काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनके बिना यह योजना पूरी नहीं हो सकती। लेकिन मैम, आपको क्या लगता है असल में जो बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए आपका खुद का व्यक्तिगत विश्लेषण क्या है? वो 3 कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिसको सरकार को पार करना होगा, तभी टारगेट तक पहुंचाया जा सकता है पूरी योजना को? एक चुनौती तो ये मुझे महसूस होती है कि जैसे आपने कहा कि कंस्ट्रक्टेड हाउस वो हो रहे हैं और कुछ उन्हें कंस्ट्रक्ट करके दिए जा रहे हैं, और कुछ जो इन सिटू स्लम्स, जो स्लम पॉकेट्स जो जहाँ पे है वहीं पे उनको रीऑर्गेनाइज करके रीडेवलप करके देना है। तो वहाँ के जो लैंड इश्यूज़ हैं ज़मीन से रिलेटेड, जो उनकी हकदारी नहीं है वहाँ पे, उनकी वो उनके नाम पे वो अलॉटेड नहीं है, बट उसको कैसे वो टैकल करके उस जगह पे ही उनको दोबारा वापस डेवलप कर सकते हैं, वो एक बड़ा चुनौती भरा वो टास्क है, जो कि मिनिस्ट्री कैसे उस चीज़ को
जहाँ जहाँ जैसे मध्य प्रदेश में शायद पट्टा सिस्टम की वजह से उन जगहों पे काफ़ी सक्सेस मिली, बट और जिन राज्यों में ये पट्टा सिस्टम नहीं है वहाँ पे ये कैसे इन सिटू डेवलपमेंट ऑफ स्लम एरिया करके आप उन टारगेट बेनिफिशरीज़ को घर दे पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। तो एक तो ये चुनौती है, दूसरी और जो चुनौती है कि यही सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है मेजर जो चुनौती हो गई, और इसके बाद जो प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड ही मेन है, और फिर इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स अपडेट करने पड़ेंगे। रूरल एरिया के तो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स कई जगह पे अपडेटेड और सब हैं, अर्बन एरिया में प्रॉपर्टीज़ के रिकॉर्ड्स को अपडेट होने चाहिए। तो वो अगर हो पाते हैं तब हम प्रॉपरली लैंड रिलेटेड इशू को रिजॉल्व कर पाएंगे। तो मेजर जो ड्रॉबैक और हिंड्रेंस लग रही है वो लैंड रिलेटेड ही लग रही है। अदरवाइज जैसे सर ने कहा कि एकदम बनते चले जाएंगे और जो बेनिफिशरीज आइडेंटिफाइड हैं वो ऑक्युपाई करते चले जाएंगे, मगर जहाँ ये ज़मीन ही नहीं उन्हें मिल पाएगी तो वहाँ वो डेवलप कैसे करेंगे। और उनको ये भी नहीं कर सकते कि इस जगह जहाँ वो रह रहे हैं उसके वहाँ से हटा के उन्हें किसी दूसरी जगह ले जाएं, क्योंकि वहाँ वो जाएंगे नहीं, जो कि आउटस्कर्ट्स में होती है, यूजुअली वो आउटस्कर्ट्स में होती है। उनकी रोज़ दिनचर्या का जो जगह है वहाँ से आप उन्हें हटा के शहर के एकदम आउटस्कर्ट्स में ले जाओगे, बाहरी एरिया में, वहाँ उन्हें जाके बसाओगे तो वहाँ वो बसेंगे नहीं, और वहाँ से वो वापस बेच के वापस अंदर कहीं खाली जगह पे आके बस जाएंगे अपने आप को, फिर एक स्लम बन जाएगा। तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए जिन शहरों में, जिस स्टेट्स में इस ज़मीन रिलेटेड रिकॉर्ड्स पूरे नहीं हैं या पट्टा सिस्टम नहीं है, वहाँ वो इस इशू को कैसे रिजॉल्व करते हैं, वही एक बड़ी मेजर चुनौती रहेगी। अदरवाइज ये ठीक है। अमृत जी, असल में अगर शहरों की आबादी की बात करते हैं तो जिस रफ्तार से आबादी बढ़ी है पिछले एक दशक में और जिस रफ्तार से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, उस बढ़ती हुई रफ्तार पे ये योजना कितनी कसौटी पे खरी उतरती दिखाई दे रही है? क्या उसमें समय समय पे चेंजेस करने पड़ते हैं, संशोधन होते हैं, या फिर उस रफ्तार को बढ़ाने के लिए कुछ और भी किया जाता है? नहीं, माइग्रेशंस एक फैक्ट ऑफ लाइफ है, और चूंकि अर्बन ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है तो इसमें लोग आएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने कभी ये नहीं कहा कि हम किसी नंबर पर लिमिट कर रहे हैं। तो जितने लोग आएंगे, जो स्टेट्स अपने हाउसिंग डिमांड्स देगी वो हाउसिंग फॉर ऑल कंप्लीट करेगी उसको, परंतु और तेजी से हम कर पाए या 2022 के बाद जो आएगी, इसके लिए कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का एक चैलेंज किया ताकि हमारा पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन और भी इम्प्रूव करे। टेक्नोलॉजी को लगाया, चाहे पेमेंट सिस्टम्स में हो, इन तरीकों से, और प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही सशक्त तरीके से लाया गया। परंतु जिस प्रकार से डिमांड बढ़ रहा है और अगर आगे भी आते जाएंगे तो वी शुड बी एबल टू डू इट, बिकॉज ये एक जानी बात है कि आबादी शहरों की बढ़ेगी और जो ग्रोथ है वो 2040 में या 2030 में एक बहुत बड़ा तबका होगा जो शहरों में रहेगा, और उसके लिए हाउसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। मैं इसमें सिर्फ ये बताना और ऐड करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स की जब हम पढ़ाई करते हैं तो हाउसिंग पहले जो था एक टोकनिज्म के रूप में स्टेट उसको लेती थी कि हमें कुछ हाउसिंग भी प्रोवाइड करना है। पहले की जो स्कीम्स आए, किसी ने 5 लाख किया, किसी ने 10 लाख किया। ये पहली बार है जब गवर्नमेंट ने ये कहा कि नहीं, हाउसिंग फॉर ऑल होगा। तो विद इन द डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स और वेलफेयर इकोनॉमिक्स में एक नया अध्याय जुड़ गया कि हम टोकनिज्म नहीं करेंगे, हम सब्सटैंटिव कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन देंगे हाउसिंग का। सो दैट इज वेयर पीएमएवाई स्कोर्स ओवर ऑल अदर स्कीम्स की एक बहुत ही व्यापक परिवर्तन सोच में आया। और इस राज्य जो है, अब आप इससे समझ लीजिए कि 60 लाख घर बन रहे हैं, तो इनकी जमीन तो मिल गई क्योंकि ये हो गया। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार के जो घटक अंग हैं जिनसे हमको जमीन चाहिए या अवेलेबल कराते हैं और जो नहीं कराते हैं वो उस प्रक्रिया में आ रहे हैं ताकि उनका लैंड और ईजअप हो, स्लम्स हटाए जाए, वहाँ पे लोगों से बात किया जाए। अगर कोई इश्यूज है प्राइवेट पार्टिसिपेशन का या स्लम्स में लोगों को दिक्कत हो रही है तो उनकी आर&आर पॉलिसी जो होती है उसको सशक्त किया जाए। निश्चित रूप से इस पर हम लोग का पूरा ध्यान रहेगा। प्रशांत जी, असल में किसी भी योजना को बनाने और चलाने में मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, और प्रधानमंत्री का हर योजना में इन्वॉल्वमेंट, उसकी समीक्षा करना कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सर इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो आप लोग कर रहे हैं? नहीं, आपने जो बात कही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि अर्बन में भी आपने देखा कि प्रत्येक घर जो बनाया जा रहा है बेनिफिशरी के द्वारा, प्रत्येक घर की जियो टैगिंग होती है एटलीस्ट एट 5 स्टेजेस। एक तो जहाँ पे वो खुद रह रहा है, जहाँ वो प्रपोज साइट है, फिर कंस्ट्रक्शन के कम से कम 3 स्टेजेस पे उसकी जियो टैगिंग होती है। एंड हर एक फोटोग्राफ है और जो सारी प्रगति है, पैसे कितने मिले, कैसे मिले, कब मिले,
सब कुछ पब्लिक डोमेन में है और कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का या हिंदुस्तान के बाहर उसकी प्रगति को कभी भी देख सकता है और बिना जियो टैगिंग के तो पेमेंट भी नहीं होता। तो इसीलिए मॉनिटरिंग बड़ी सख्त है और रिपोर्ट्स भी सारी की सारी पब्लिक डोमेन में है। तो इस प्रकार हम ये पाते हैं कि चूँकि मॉनिटरिंग पब्लिक डोमेन में है और काफ़ी सख्त है तो इसके कारण जो प्रगति है वो काफ़ी अच्छी आ रही है। और जैसा मैंने कहा कि 1 करोड़ में से लगभग 90 लाख मकान हमारे बन चुके हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम समयावधि में अपने लक्ष्य को अवश्य पूरा कर लेंगे। और चूंकि ये बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन है तो बेनिफिशियरी खुद भी इंटरेस्टेड रहता है कि जल्द से जल्द उसका मकान बन जाए और वो अपने नए आवास में प्रवेश कर जाए। अच्छा प्रशांत जी, वो अनुभव भी हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करिए। जब योजना आपने पहली बार देखी होगी, काम करना शुरू किया होगा, फिर काम करते करते इतना समय बीत गया, अब तो टारगेट के पास पहुंच गए। सर शुरू में कौन कौन सी समस्याएं असल में आ रही थी? नहीं देखिए, जब हम लोगों ने ये काम शुरू किया तो मैं आपको बताता हूँ कि 2014-15 में हम लगभग 10 लाख 11 लाख आवास प्रतिवर्ष बनाते थे। ये बढ़ते बढ़ते पिछले वर्ष हम लोगों ने 47 लाख से ज़्यादा मकान बनाए। अच्छा। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हम पिछले 4 वर्षों में हम 4 गुने से ज़्यादा पहुंच गए हैं। तो हम लोगों को कितनी कठिनाई आई होगी। सबसे पहले तो जो मौके पे हमारा जो तंत्र था वो इस तरह से इतनी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के अंतर्गत काम करने का आदी नहीं था। कहीं पे भी किसी भी प्रकार की एडजस्टमेंट की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। तो सबसे पहले हमें अपने पूरे तंत्र को, चाहे वो राज्य सरकार से लाम पंचायत लेवल से लेकर दिल्ली तक के सभी लोगों को अच्छी खासी कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग करनी पड़ी और धीरे धीरे चीज़ें अपने आप लाइन पे आती चली गई। और आज जैसा मैंने बताया कि लगभग 4 गुना आवास हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए और इस वर्ष हमें पूरी उम्मीद है कि हम 60 लाख के लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। कुसुम मैम, आप तो प्रोफेसर हैं और इन योजनाओं को बहुत नजदीक से समझते हैं, थ्योरेटिकल लिहाज से भी। मैम, एक योजना के कौन से वो एस्पेक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है? उनका बनना, सही लोगों पे सही समय पे पहुंचना, साथ ही साथ टारगेट के अचीव करने के लिए कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको वाकई सही खाके में उतारने की जरूरत है, और वो क्या सारी चीजें आप होते हुए देख पा रही हैं? जी, जैसे किसी भी प्रोजेक्ट में बेनिफिशरीज कौन है ये आइडेंटिफाई करना है ना। अर्बन में, जैसे अर्बन एरियाज़ में क्या बेनिफिशरीज हैं, रूरल की अलग रिक्वायरमेंट है, उनमें घर बनने हैं या टूटे हुए कच्चा मकान है उसको पक्का करना चाहते हैं, तो उस तरीके की उनकी शॉर्टेज है, हाउसिंग शॉर्टेज पहले कैसी है ये एसेस करना, किसी भी चीज़ का पहले ये असेसमेंट करना हाउसिंग शॉर्टेज क्या है, उसके बाद उसके बेनिफिशरीज कौन होने चाहिए, देन फिर उसके बारे में आप प्लान प्रपोजल्स अपना बनाते हैं कि ईयरली आप कितना टोटल रिक्वायरमेंट, डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट ये हो गई, उसको आप कैसे मीट करेंगे। तो ऑल ड्यूरिंग दोज 7 years का जो था 15 से 22, तो उस 22 में जो 7 years में किस तरीके से आप इतने 50 lakhs और सो जो घर बनाएंगे, तो उन चीज़ों का उसका किस तरीके से एनुअली कितना बनाएंगे अर्बन में और रूरल में। और फिर उसके बाद जब आप बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई करके जब कंस्ट्रक्शन के लिए कौन प्राइवेट पार्टीज़ या गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है या इंडिविजुअल बेनिफिशरी लगा रहा है, इन सब चीज़ों को वर्कआउट करके तब ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो मैं इस गवर्नमेंट को कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे, अर्बन और रूरल दोनों को, जिन्होंने काफ़ी मतलब ज़ोर शोर से इसमें हर लेवल पे इंश्योर किया कि ये काम प्रगति, उनकी काम की प्रोग्रेस ठीक से हो और अचीवमेंट आप पहले ही बिफोर टाइम हो जाए। तो रियली कमेंडेबल जॉब, बोथ द मिनिस्ट्रीज, बोथ द अर्बन एंड रूरल मिनिस्ट्रीज, दोनों का ही कमेंडेबल जॉब है। बट बस वही एक टारगेट था कि जो डुप्लीकेसी ऑफ वर्क, डुप्लीकेसी ऑफ हाउसेज ना हो, कि जो रूरल में रह रहे हैं बट वो माइग्रेट हो गए अर्बन में भी वो डिमांड करेंगे और उधर रूरल में उनके घर के बाकी सदस्य वहाँ डिमांड कर रहे हैं, तो वो डुप्लीकेसी ऑफ हाउसेस अलॉटमेंट वो चीज़ ना हो, तो उस चीज़ को भी एक देखना बहुत जरूरी है। अमृत जी, इस पर आप बोलना चाहेंगे कि डुप्लीकेसी से कैसे बचेंगे फिर? असल में हमारे आवास जो है शहरी विकास के, वो तो हमारा आधार लिंक्ड है, तो एक व्यक्ति को एक बार घर मिल पाएगा। और हमारी आरडी मिनिस्ट्री से भी टाई अप हो रही है, जिसमें कि हम लोग डेटा को वो इंटरमिल कर गए कि इनके यहाँ जो ले रखा है वो ऐसा इस तरह से ना हो। सो दैट इज बीइंग वर्कड अपॉन। हरदीपुरी साहब का आज मैं सुन रहा था तो वो कह रहे थे देखिए टारगेट एम्बिशियस होने चाहिए, ये एम्बिशियस टारगेट के साथ आगे कैसे बढ़ा जाता है। और अब वो ये भी कहते हैं कि असल में देखिए जो रहा हुआ काम है, जो रिवाइज डिमांड असेसमेंट है, उसको भी हम 3 से 4 महीने में कोप अप कर लेंगे। सर इतनी ऊर्जा, इतनी स्फूर्ति कहाँ इसकी पीछे की वजह क्या है सर?
बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, जिस प्रकार की लीडरशिप से जो हम लोग को जो ऊर्जा मिल रही है, मैंने अपने सेवा काल में कभी ये नहीं देखा कि वित्त मंत्रालय ने या बजट ने ये कहा कि नहीं आपको पैसे की दिक्कत नहीं है। ये पहली स्कीम है जिसमें हम लोगों को कहा जाता है कि आप काम कीजिए, आप बताइए कितना आपको चाहिए। तो वित्त की प्रबंध जो है और जो निर्देश है, जो ट्रांसपेरेंसी है एक हर तरीके के सिग्नल में कि स्पष्ट काम करना है, जो राज्यों को जो जोड़ के काम किया गया है। और दो चीज़ें मैं अलग से बताना चाहूँगा कि इसमें हम सिर्फ घर नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं, हम सपनों को भी पूरा कर रहे हैं, परंतु उससे भी ज़्यादा ये है कि महिलाओं के जो एम्पावरमेंट इससे हुआ है उससे जो हम लोग को ऊर्जा मिलती है। क्योंकि हम लोग जब क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, दूर दूर सुदूर इलाकों में जब जाकर देखते हैं, तो जो महिलाओं में जो इसमें परिवर्तन आया है, उनके सोच में ये परिवर्तन आया है, वो इतनी ऊर्जा हम लोग में देता है कि इस काम का तो आप समझिए कि बिल्कुल मिशन मोड में ये है। और हम लोग वास्तव में सिर्फ ड्यूटी के या जॉब के इस तरह से देख के नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअली में एक मिशन बन गया है, क्योंकि लोगों की खुशियों से ये जो स्कीम जुड़ा है और उसको हम फलीभूत कर रहे हैं। तो प्रशांत जी, योजना होना अलग बात, लेकिन उस योजना को मिशन मोड में आना, सर खुद को भी कितना बदलना पड़ता है इन तमाम तरह की चीजों के लिए असल में। क्योंकि आप ही ने कहा पहले 10 लाख घर बनाते थे, अब 47 लाख घर बना रहे हैं, तो कई बदलाव तो आपने भी किए होंगे फिर। नहीं, बिल्कुल किए, लेकिन उसके पहले जो मैडम ने जो बिंदु उठाया था उस पर मैं जरूर कुछ बोलना चाहूँगा। हाँ जी। नहीं, डुप्लीकेसी की भी पहले उन्होंने उठाया था कि आपने टारगेट कैसे निर्धारित किए और इंडिविजुअल बेनिफिशियरी को आपने कैसे चुना और पैसे कितने दिए। तो जब हमने सबके लिए आवास का लक्ष्य जब निर्धारित किया था तो बहुत सारी स्टडीज़ हुई थी, बहुत सारे डेटा को हम लोगों ने देखा, चाहे वो सेंसस का हो और चाहे सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, और भी डेटा जो अवेलेबल था। और सबको छानबीन करने के बाद हम लोग इस निर्णय पे पहुँचे कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में 2.95 करोड़ आवास निर्मित कर लेते हैं तो सबके लिए आवास का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो पूरा डेटाबेस देखने के बाद ये संख्या पे हम पहुँचे। दूसरी चीज़ इन्होंने कही कि बेनिफिशियरी का जो सिलेक्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए भी बहुत सारे पैरामीटर्स देखे गए, बहुत सारे डेटाबेस देखे गए और ये पाया गया कि वर्ष 2011 में जो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुई थी उसमें जो सोशियो इकोनॉमिक डेटा है दैट इज़ द बेस्ट डेटा अवेलेबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बेनिफिशियरी। तो मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि जो हम लोगों ने डेटाबेस चुना उसके आधार पे जो बेनिफिशियरी सिलेक्शन हुआ है वो बहुत ही बढ़िया हुआ है और जो वाकई जो हमारा जो लक्ष्य था उसी के लोग इसमें चुने गए हैं। दूसरी बात ये है कि जब ये योजना लॉन्च की गई थी उस तारीख को ही हमें ये पता था कि हमारा बेनिफिशियरी कौन है, बाय नेम, बाय देयर एड्रेस। तीसरी बात जो हुई वो ये हुई कि हम उनको असिस्टेंस कितना दें, उनको सहायता कितनी दें। तो प्लेन एरियाज़ में 1,20,000 रुपये और जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ हैं, उनके लिए हम लोग हिली स्टेट्स हैं उनके लिए 1,30,000। इसके अतिरिक्त 90 दिन या 95 दिन डिपेंडिंग अपॉन द एरिया हम उनको नरेगा से, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, उसके तहत 90 या 95 डेज़ की मजदूरी देते हैं और 12,000 रुपये टॉयलेट निर्माण के देते हैं। तो इस प्रकार अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग 1,50,000 1,60,000 रुपये के आसपास होता है। इसके अतिरिक्त जो हमने एक स्टडी कराई थी उससे यह भी सामने आया कि अधिकांश बेनिफिशरीज ये कोशिश करते हैं कि चूँकि मकान आवास एक बार बनाया जाता है तो कुछ पैसे और लगाएं। तो ऑन एन एवरेज ये पाया गया कि 50,000 60,000 के आसपास हर परिवार अपनी तरफ से लगाने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार लगभग 2 लाख रुपये में हर बेनिफिशरी अपने अरमानों का जो घर होता है उसका निर्माण करता है। दूसरी बात आपने जो कही कि हम मिशन मोड में कैसे आ गए, जब लक्ष्य बड़ा सामने होता है और जब चैलेंजेस होते हैं और जब नेतृत्व हमारा हर प्रकार का सहयोग करने को तत्पर है, हर तरह की जो हमारी डिमांड्स होती, चाहे वो फाइनेंसेस की हो, चाहे वो आईटी प्लेटफॉर्म की हो, अगर उसकी पूर्ति करने की जब मंशा रहती है तो चैलेंजेस अपने आप ही ओवरकम हो जाते हैं। अभी जैसे हालांकि अमृत जी ने भी कहा कि फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं होती, सर वो ग्रामीण स्तर पे भी ऐसे ही है या लगता है आपको कि आने वाले बजट में कुछ एक्स्ट्रा पुश हो? जो हमें फाइनेंसेस चाहिए ऑल हैव बीन अश्योर्ड, हमारे पास फाइनेंसेस की कोई कमी नहीं है और जो मकान हम लक्षित समय में निश्चित रूप से पूरा कर लेंगे। फाइनेंसेस के कारण रुकावट की स्थिति कभी नहीं आई। ठीक है, कुसुम जी आप खुद महिला हैं और जैसा कि अभी विमेन एम्पावरमेंट की बात की गई थी कि इस योजना के जरिए महिला सशक्तिकरण का भी एक सशक्त मैसेज जाता है, आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? जी बिल्कुल। जब इससे इस सशक्तिकरण का ये हो जाता है कि उन्हें एक सिक्योरिटी, उनको एक सिक्योरिटी फीलिंग आती है कि ठीक है ये घर मेरे नाम का है
मुझे यहाँ से कहीं बाहर नहीं निकला जाएगा, मैं सेफली हूँ और मैं अपने रोजगार के लिए भी जो और कार्यक्रम चल रहे हैं उसके तहत मैं अपने परिवार को पाल पोस सकती हूँ। अगर मेरे पति या कोई और फैमिली मेंबर नहीं भी है जो कमा सकता हो, तो मैं अपने परिवार को यहाँ पूरा अपने इस घर में छत के नीचे उनका पालन पोषण कर सकती हूँ। तो ये सशक्तिकरण का एकदम दृढ़ मैसेज जाता है। ठीक है अमृत जी, आखिरी सवाल आप ही से। सर, रियल एस्टेट का हाल जो इन दिनों है हम देख रहे हैं, क्या उस स्थिति को आपके जरिए अपने लिहाज से एक अवसर के तौर पे भी देखा जा सकता है कि एक अच्छा अवसर भी असल में दूसरे लिहाज से खुद को प्रूव करने का? बिल्कुल। देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग लास्ट 5 साल में बजवर्ड रहा है इवन द रियल एस्टेट सेक्टर में। जैसे रियल एस्टेट में बिग टाइम जो बिग टिकट जो हाउसिंग कहते थे कि बहुत बड़ी योजना, बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए, उससे हट के लोगों ने स्मार्ट हाउसिंग की बात की है, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात की है। और रियल एस्टेट सेक्टर में प्राइस में बहुत वेरिएशंस नहीं आए हैं या बहुत ही स्पेकुलेशन नहीं रहा है। उसका एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है कि इस स्कीम का रहने से आपने उस डिमांड को फुलफिल किया है। और रियल एस्टेट के अलावा एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, तमाम प्रकार के इस प्रकार की जो इंडस्ट्री एंसिलरी ग्रोथ जो करते हैं, हमने सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर को नहीं, इनमें भी बहुत बड़ा एक इनपुट रहा है। बिकॉज हमारी जो रिक्वायरमेंट्स रही है तो उससे इन इंडस्ट्रीज को बहुत बढ़िया सहारा मिला है। और ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो हम बात कर रहे हैं, इस प्रकार के स्कीम्स जो है बहुत सपोर्ट करेंगे उसको अचीव करने। तो एक स्कीम ही नहीं है बल्कि बहुआयामी चीजें हैं जो जिससे जुड़ते हुए दिखाई देते। बहुत शुक्रिया सर, आप सभी का बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में आने के लिए, जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ देश देशांतर में आज बस इतना ही। और आप जानते हैं कि आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां आपके रिएक्शंस का, आपके सजेशंस का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। शुक्रिया, नमस्कार।